नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। लाठीचार्ज मामले पर वकीलों में आक्रोश है और हापुड़ में लगातार हड़ताल पर है वकील। गाजियाबाद बार एसोसिएशन पूर्व सचिव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान नितिन यादव का यह बयान वीडियो को भड़काने का वीडियो ये सामने आया। वकीलों को भड़काने का काम इस वीडियो में किया जा रहा है। वकीलों के सामने किसी की कोई हस्ती नहीं है, ये इस वीडियो में कहा गया है। थाने में घुसकर एक एक सिपाही को पीटा जाएगा। हमने कप्तान और जजों को पीटा है, ये बयान सामने आया। हड़ताल पर हैं वकील और वकीलों में गुस्सा भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, पूर्व सचिव का बयान इसमें सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने तो कप्तान और जजों को भी पीटा है, पुलिस वालों को भी पीटेंगे। क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं और किस तरीके से अब जो ये प्रदर्शन है तूल पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल सचिन, देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त के बाद पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले के बाद ये मामला गरमाया हुआ है और पूरे प्रदेश भर के जो अधिवक्ता हैं वो धरने पर हैं। हालांकि देखिए कुछ दिन पूर्व भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे द्वारा अधिवक्ताओं से एक मांग भी की गई। एक लेटर जारी किया गया जिसमें सभी अधिवक्ताओं से ये अनुरोध किया गया कि वो अपने काम पर वापस लौट जाए और सरकार ने उनकी मांग मान ली है। वहीं आज इस क्रम में चलते हुए हापुड़ में आज बागपत और गाजियाबाद से कुछ अधिवक्ता आए थे पूर्ण समर्थन देने। जब मंच पर एक पूर्व सचिव हैं गाजियाबाद के नितिन, तो उन्होंने जैसे ही मंच को संबोधित किया और वहां पर जो है जज और पुलिस को पीटने की भी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, हालांकि देखिए पहले भी ऐसे ही एक मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था गाजियाबाद से, जिसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि जज और पुलिस को हमने पीटा है तो हमारे सामने सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो अधिवक्ताओं के मन से एक राजनीति होने लगी है और कहीं ना कहीं धमकी भरा भी संदेश वो सरकार को देना चाहते हैं। बिल्कुल अमन, लेकिन जिस तरह से वकीलों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये समझ में आता है जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ वकीलों में गुस्सा है। लेकिन कानून का पाठ पढ़ाने वाले अगर खुद ही कानून को हाथ में लेने की बात करें तो फिर ये किस डायरेक्शन में ये प्रदर्शन जा रहा है? अब क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? सचिन बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे धमकी भरे अंदाज में सभा को संबोधित करना कहीं ना कहीं सरकार पर भी निशाने सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार को भी दबाव में लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि अधिवक्ता एक है और अधिवक्ता कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही अधिवक्ताओं का ये मामला चल रहा है तो अधिवक्ता ये बताना चाहते हैं कि सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानती तो हम कुछ उच्च कदम भी उठा सकते हैं। जी सचिन। ठीक है, चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और नई सदन में महिला आरक्षण बिल का जो है उसको पेश किया गया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में अब जमकर बयानबाजी हो रही है। एक और जहां राजनीतिक पार्टियां बिल को लेकर समर्थन जता रही है तो दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आज संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी, वह पास कराने में पूरी मदद करेगी। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें यानी कि SC व ST को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो पहले से SC, ST को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा व विधानसभा में, जो भी इनको आरक्षण है तो उसमें से इनको कोटा दिया जाए। तो इसके पक्षधर नहीं है हमारी पार्टी की। महिलाओं को उसके SC, ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसमें से इनको दिया जाए, ये ठीक नहीं है। उनका बना रहे
जो अब 33% दिया जा रहा, उसमें से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन महिला आरक्षण से जुड़ा बिल ये पेश किया गया और इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, जिस पर कल सदन में चर्चा की जाएगी। वहीं सदन में इस बिल के पेश होने के साथ ही लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। सबको गणेश चतुर्थी की बधाई देती हूँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और जब गणेश भगवान का नाम लिया जाए और महिलाओं का इस समय बिल पास हुआ तो 100% हमारा कानून बनेगा और बन गया है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 27 साल से ये बिल रुका हुआ था, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से यानी महिलाओं को देखते हुए जो आज तक का रिकॉर्ड है कि उन्होंने महिलाओं के लिए आज नहीं जब से बने हैं तब से उन्होंने महिलाओं को सम्मान में सारे बिल पास करे और महिलाओं को योजनाओं की याद दिलाया कि महिला क्या क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने शौचालय बनाए, आवास दिया, ये सारी चीज मोदी जी ने करा और उन्होंने यही सोच के हमारी महिलाओं के लिए बहनों के लिए 33% का बिल पास करके हम लोगों को बहुत सम्मान दिया। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जसराना तहसील में 2 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं आदेश की अवहेलना पर। यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 लेखपाल बताए जा रहे हैं जिन पर यह गाज गिरी है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश ये दिए गए थे। तो ये बड़ी गाजगिरी है। 2 लेखपाल जिनको सस्पेंड किया गया है, अवहेलना करने पर यह एक्शन लिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख को पीसी लिया और जिसमें उनके सख्त निर्देश थे कि जो भी कार्रवाई है वो समय के सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। हमारे 2 लेखपालों ने एक निर्विवादित विरासत को क्रियान्वित करने के लिए 7 दिन का समय होता है, इसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इसी क्रम में मेरे द्वारा 2 लेखपालों को निलंबन किया गया और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारी राजस्व संहिता में दिया गया है उसके विदिन समय में हमें कार्रवाई करना है और यही मैं अपने सारे कर्मचारियों से हम इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। ऐसे जैसा और आज ही के दिन साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 13 सितंबर साल 2008 से होती है, जब दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में 25 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में लगातार न्यायिक जांच की मांग उठाई जा रही है। अलीगढ़ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तत्वाधान में आज देश के तमाम प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन करके जिला अधिकारी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ताकि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दी जाए और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के हमने कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है। अगर इस पर भी न माने तो पूरे देश की तैयारी है। पूरे देश से बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से कांग्रेस को हम लोगों ने फुटपाथ पे ला दिया और माननीय मोदी जी से ये डिमांड हम कर रहे हैं कि बटला हाउस की न्यायिक जांच हमारे दोस्ती में न सही तो कांग्रेस की दुश्मनी में सही इसकी न्यायिक जांच करा दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज 19 सितंबर है, बटला हाउस की बरसी। आप जानते हैं कि सन 2008 में आज ही के दिन दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्रों का मर्डर हुआ था और एक होनहार पुलिस अफसर मनोज चंद शर्मा जी की हत्या हुई थी। तब से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, उसी के बाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ में खौफ का माहौल बना दिया गया था और ख़ास तौर पर पूरे पूर्वांचल में एक भय का माहौल था, लगातार छापे पड़ रहे थे और एक डर और खौफ का माहौल था और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में एक शक की निगाह से देखा जा रहा था। आजमगढ़ के नौजवानों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दूसरे जिलों में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, बंबई में, बेंगलुरु में किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी। और गोरखपुर जिले में आईसीआईसी बैंक की मोहद्दीपुर शाखा का बिजली कनेक्शन जोड़ने के बाद काट देने के मामले में 3 लोगों पर यह एक्शन हुआ है, जिसमें अधिशासी अभियंता से लेकर जेई तक इसमें शामिल हैं। इन तीनों पर पैसों के लेन देन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप है। वहीं इन तीनों के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू हो गई है। अर्बन 3rd डिवीजन गोरखपुर में 15 किलोवाट का एक आईसीआईसीआई मोहद्दीपुर में कनेक्शन निर्गत किया गया। उस कनेक्शन पे मीटर लगने के पश्चात जो हमारे संविदा कर्मियों द्वारा जब लाइन जोड़ी गई और आरोप ये है कि उनके द्वारा
पैसे की कुछ लेन देन के कारण उस लाइन को तुरंत आधे घंटे के अंदर काट दिया गया। संज्ञानित होने पर हमारे अधीक्षण अभियंता नगरीय ने तुरंत जांच टीम गठित की। कल समाचार पत्रों में इसका वर्णन आया। उसके पश्चात तुरंत संज्ञान लेने पर टीम के द्वारा जांच की गई और इसमें हमारे जो संविदा कर्मी द्वारा जो प्रथम दृष्टया संविदा कर्मी की संलिप्तता पाई गई, जिसके फलस्वरूप उनके खिलाफ थाना कैंट में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है 3 संविदा कर्मियों के खिलाफ। और ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट भी आप तक ये पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सभासद ने आत्महत्या की कोशिश की है कुशीनगर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल छिड़ककर जान देने की कोशिश ये की गई है। दुकान तोड़ने का और विरोध ये कर रहा था और तहसील गेट पर ही फोटोकॉपी की दुकान है, जिसके बाद दुकान तोड़ने पहुंचे थे अधिशासी के अधिकारी और दुकानदार ये जो है वो इसका विरोध कर रहा था। सभासद ने इसका विरोध किया, लेकिन जब नहीं माने अधिकारी तो उसने पेट्रोल छिड़ककर जान देने की कोशिश ये की है। तो दुकान तोड़ने का विरोध ये कर रहा था, दुकान जो थी उसको तोड़ा जा रहा था और इसी का ही विरोध लगातार सभासद कर रहा था। लेकिन जब अधिकारी नहीं माने तो उसने खुद को मारने की ये कोशिश, खुद को मिटाने की कोशिश की। सभासद ने आत्महत्या की कोशिश ये की। तस्वीरें आपके सामने देखिए, अधिकारियों के साथ ये नोकझोंक भी हुई है। हालांकि जब अधिकारी वहां पर पहुंचे और दुकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई तो अधिकारियों के सामने पहले वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और उसके बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की।